Welcome back students. I hope all of you are fine with your friends and family. This is second part of chapter number 1 in which we'll learn complete exercise of chapter number 1 tolerance of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chapter number 1 की complete translation part 1 में explain की गई थी जिसके आखिर पर words meaning की complete list भी add की गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पर इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। मज़ीद डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे। मज़ीद हम ग्लॉसरी, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, डायलॉग्स और दीगर दिए गए सवालात के कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट ना पाए। सबसे पहले हम वाइल रीडिंग क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि रीडिंग करते वक्त पैराग्राफ की साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, हैव यू एवर शोन टॉलरेंस प्रैक्टिकली? आंसर, यस, वंस आई फॉरगिव माई फ्रेंड हु चीटेड मी। सवाल पूछा गया था कि आपने कभी अपनी अमली ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है? तो जवाब है जी हाँ, एक दफ़ा मैंने अपने दोस्त को माफ़ किया था जिसने मुझे धोखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एमनेस्टी? आंसर, एमनेस्टी मीन्स एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्डन फॉर एवरीवन। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने वर्ड एमनेस्टी से क्या समझा है? तो आंसर है, एमनेस्टी का मतलब होता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हर किसी के लिए आम माफ़ी के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ कौन गए थे? आंसर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड हज़रत अनस बिन मालिक सर्व द रसूलल्लाह? हज़रत अनस बिन मालिक ने कितना अरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की? आंसर, हज़रत अनस बिन मालिक सर्व्ड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 ईयर्स। हज़रत अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। इसके बाद हम ग्लॉसरी को डिस्कस करेंगे। ग्लॉसरी का मीनिंग लुगत होता है, यानी कि अल्फाज मानी की फहरिस्त। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, पहले कॉलम में वर्ड्स और सेकंड में इंग्लिश में मीनिंग्स दिए गए हैं। चले आए अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हार्डशिप, जिसका मतलब होता है मुश्किलात और इंग्लिश में समथिंग दैट कॉजेज सफरिंग। सेकंड है डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, इंग्लिश में टू शो। फिर है ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल और इंग्लिश में इसका मतलब होगा पेन एंड बॉदर। फिर है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू रून, टू पुल डाउन। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है जानना, पहचानना, इंग्लिश में टू एक्नॉलेज। फिर है पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, द एबिलिटी टू बियर सफरिंग विदाउट कंप्लेनिंग, यानी कि शिकायत किए बिना किसी चीज़ को सहना या बर्दाश्त करना। नेक्स्ट है फॉरबिडन, इसका मतलब होता है मना करना और इंग्लिश में प्रोहिबिटेड। फिर है मर्डर, मर्डर का मतलब कत्ल करना, टू किल अनलॉफुली, यानी कि गैर कानूनी तौर पर किसी को मार देना। नेक्स्ट है रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, डेलिब्रेट पनिशमेंट और इंजरी इन्फ्लिक्टेड इन रिटर्न फॉर व्हाट वन हैज सफर्ड, यानी कि अगर किसी ने कुछ सहा है तो उसके बदले में वो जानबूझकर किसी को कोई जख्म या किसी को कोई सजा देगा। नेक्स्ट है कस्टम, अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर सोसाइटी। कस्टम का मतलब रवाज होता है, यानी कि कोई भी ऐसा रवैया या कुछ भी करने का ऐसा एक रवायती तरीका जो हमारे मुआशरे में वसी पैमाने पर काबिल कबूल हो। लास्ट पे है ऑब्जेक्टेड, जिसका मतलब होता है एतराज़ करना और इंग्लिश में सेड समथिंग टू एक्सप्रेस वंस डिसअप्रूवल ऑफ और डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी से ये कहना कि हमें ये बात काबिल कबूल नहीं है। नेक्स्ट है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें 3 दोस्त अपना मसला हल करने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं।
स्टूडेंट्स, ये एक डायलॉग है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए नहायत ज़रूरी है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। आइए अब हम इस डायलॉग की रीडिंग कर लेते हैं। असगर, वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान? असलम, he has taken my pen, he is not giving it back to me now and saying it's lost. Asghar, you should not fight with him, instead we should try to find it. Imran, I had placed the pen on the desk and now it is not there. They all start looking for the pen but in vain. Asghar, he has not lost your pen intentionally. I think you should forgive him. You should show tolerance. Aslam, yes, you are right. I forgive him. Imran, thank you, brother. I shall remember this act of tolerance practiced by you. अब एक बार हम इसे ट्रांसलेशन के साथ रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें कहा क्या गया है। असलम और इमरान आपस में लड़ रहे हैं। असगर ये सब कुछ देख रहा होता है और असगर कहता है, वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान? असलम से उसने कहा है, असलम से पूछा है कि तुम इमरान के साथ क्यों लड़ रहे हो? असलम, ही हैज़ टेकन माई पेन, इसने मेरा पेन लिया था। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, और अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा है। एंड सेइंग, और कह रहा है, इट्स लॉस्ट, ये गुम गया है। असगर, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, तुम्हें इसके साथ लड़ना नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट, बल्कि हमें इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इमरान, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर, मैंने पेन मेज़ पर रखा था और अब ये वहाँ पर मौजूद नहीं है। दे ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर द पेन बट इन वेन, उन सब ने पेन को ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन सब कुछ बेकार किया, उन्हें पेन नहीं मिला। असगर, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली, असगर कहता है, उसने तुम्हारा पेन जानबूझकर नहीं घुमाया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस, तुम्हें सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। असलम, यस यू आर राइट, आई फॉरगिव हिम, हाँ तुम ठीक हो, मैं उसे माफ़ करता हूँ। इमरान, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया भाई। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस प्रैक्टिस्ड बाय यू, जो तुमने मुझ पर सब्र तहम्मुल का अमल किया है मैं उसे हमेशा याद रखूँगा। जी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये डायलॉग अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिमेंबर। The meaning of new or unfamiliar words guessed with the help of hints found within a paragraph are called contextual meaning. तो बच्चों, ये contextual meaning की definition दी गई है कि contextual meaning हम किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ में दिए गए हिंट्स की मदद से नए और अनजान अल्फाज के मतलब का अंदाज़ा लगाना कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कहलाता है। कॉन्टेक्सचुअल का लफ्ज़ी मायनी मुतल्लिका या फिर सियाक अबारत से मुतल्लिक होता है। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग स्किल्स। इसका पार्ट ए है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें नीचे वाले बॉक्स में हमें 3 बुलेट्स दिए गए हैं जिसमें हमें एक असाइनमेंट दी गई है और इसे 3 बुलेट्स में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स पैराग्राफ में दिए गए बोल्ड अल्फाज हैं जो हमने रीडिंग करते वक्त देखे थे और ये अल्फाज नॉर्मल राइटिंग से थोड़े मोटे करके लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें हाईलाइटेड वर्ड्स कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने उन्हीं 3 बुलेट्स को थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो यहाँ पे फर्स्ट बुलेट में लिखा है, राइट द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। रीडिंग करते वक्त हमने हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़े थे, उनके हमने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स लिखने हैं। कंपेयर द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग, और डिक्शनरी में दिए गए अल्फाज के साथ उन्हें कंपेयर करना है। यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर उन अल्फाज को आपने अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 3 कलर्स में लिखा नज़र आ रहा है। ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ग्रीन कलर में कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग और पर्पल कलर में सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट पे है रिवेंज, जिसका मतलब बदला होता है और इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बनेगा डेलिब्रेट पनिशमेंट और इंजरी इन रिटर्न फॉर व्हाट वन हैज़ सफर्ड, और उसका सेंटेंस है, रिवेंज इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम बाय आवर बिलव्ड रसूल अल्लाह। सेकंड पे है कॉन्क्वेस्ट, जिसका मतलब फ़तह होता है।
कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, और इसका सेंटेंस है एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा रसूल अल्लाह फॉरगिव एवरीवन। नंबर 3 पे है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब हमने सीखा था आम माफ़ी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्डन फॉर एवरीवन। रसूल अल्लाह डिक्लेयर्ड एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन अबू सुफियान्स हाउस। नंबर 4 पर है ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मतलब हमने सीखा था मुश्किल, और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसका होगा पेन, बॉदर। रसूल अल्लाह इवन प्रेड फॉर दोज हु ट्रबल्ड हिम, ये इसका सेंटेंस है। नंबर 5 पर है कस्टम। कस्टम का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बनेगा अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग। इसका सेंटेंस है रिवेंज फॉर ब्लडशेड वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस। नेक्स्ट है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मीनिंग हमने सीखा था मना, और प्रोहिबिटेड इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है। उसके बाद इसका सेंटेंस है रिवेंज इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम बाय आवर बिलव्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट पे है ऑब्जेक्टेड। इसका मतलब होता है एतराज़ करना, और इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है सेड समथिंग टू एक्सप्रेसेस वन डिसअप्रूवल ऑफ और डिसएग्रीमेंट, और इसका सेंटेंस होगा रसूलुल्लाह नेवर ऑब्जेक्टेड हज़रत अनस बिन मालिक टू एनीथिंग ही सेड और डिड। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जो कि गुज़िश्ता बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? टॉलरेंस से आपकी क्या मुराद है? आंसर, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस एंड टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। सब्र तहम्मुल से मुराद सब्र के साथ मुश्किलात और दर्द को बर्दाश्त करना है, और उन चीज़ों को जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से सब्र तहम्मुल की एक मिसाल दें। आंसर, एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्ने रबिया। फ़तह मक्का मुकरमा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उनके चचाजाद इब्ने रबिया को कत्ल किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों के बुरे सलूक का किस तरह जवाब दिया? आंसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद टॉलरेंस एंड सेड, नो बट आई होप दैट अल्लाह विल लेट देम beget children who will worship Allah alone and will worship none besides him। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र तहम्मुल के साथ जवाब दिया और फरमाया, नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनमें से बच्चों को पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को यहाँ पे देख लें जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What did Hazrat Jibreel alayhi salam ask the Rasulullah when he was ill-treated by the people of Taif? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किया जब ताइफ के लोगों ने आपके साथ बुरा सलूक किया? आंसर, हज़रत जिब्राइल asked the Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Allah has heard your people sing to you, and what they have replied back to you. Allah has sent the angel of mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह ने आपसे आपके कौम की बातें सुन ली हैं और जो उन्होंने आपको वापस जवाब दिया है वो भी। अल्लाह ने आपके लिए पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है ताकि आप उसे हुक्म कर सकें जो भी आप इनके साथ करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा? फ़तह मक्का मुकरमा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया? आंसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave Abu Sufyan and also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ कर दिया और उन्हें ये ऐलान कर कर इज़्ज़त भी बख्शी कि जो भी उनके घर में पनाह लेगा उसके लिए आम मुआफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक से अबाउट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक क्या फरमाया? आंसर, हज़रत अनस बिन मालिक सैड, हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया, आई सर्व द रसूलुल्लाह फॉर 10 ईयर्स, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनीथिंग आई सेड और डिड, उन्होंने कभी भी किसी बात पर एतराज़ नहीं किया जो मैंने कही और की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खिताब में बदले के मुतल्लिक क्या फरमाया? आंसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में बदले के मुतल्लिक फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लडशेड एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन, जैसा कि जहालत के दिनों में इस्लाम से पहले खून रेजी का बदला एक रवाज था, अब मना है। आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्ने रबिया, मैंने उन्हें माफ़ फरमाया जिन्होंने मेरे चचाजाद इब्ने रबिया को कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इसके आंसर आपको इसी स्लाइड के नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नंबर 1 पे है, ब्लैंक मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। तो आप देख सकते हैं कि नीचे नंबर 1 पर टॉलरेंस लिखा है, तो इस खाली जगह में टॉलरेंस को हम लिखेंगे। तो टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। सेकंड है, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ए डैश ऑफ टॉलरेंस। तो नीचे सेकंड नंबर पर है मॉडल, तो इस खाली जगह में मॉडल आएगा। थर्ड पर है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन। तो नीचे नंबर 3 पर लिखा है रिवेंज, तो इस खाली जगह में रिवेंज आएगा। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। नंबर 4 पर नीचे ताइफ लिखा है, तो यहाँ पर ताइफ आएगा। नंबर 5 पर है, इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन। तो नंबर 5 पे नीचे रिवेंज लिखा है, तो इस खाली जगह में रिवेंज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट डी है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र तहम्मुल का आपने मरकज़ी ख्याल लिखना है। सो स्टूडेंट्स, ये है इसका मेन आइडिया। द मेन आइडिया ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ दैट वी एज मुस्लिम्स शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस ऑफ आवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The deterioration and the conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. This menace can be cured by following the noble example set by our beloved Rasul. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ था वो दरअसल मेन आइडिया ही था, इसलिए मैंने मेन आइडिया में पैराग्राफ नंबर 5 लिखा है और इसका तर्जमा आपको ट्रांसलेशन वाली वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ई, identify the topic sentence in paragraph 1 and also point out which specific words vivid verbs are used in it. यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स के सामने लिखा है टॉपिक सेंटेंस, तो इस वाले बॉक्स में हमने टॉपिक सेंटेंस लिखना है और नीचे वाले बॉक्स के सामने लिखा है स्पेसिफिक वर्ड्स विविड वर्ब्स, यानी कि इसमें हमने वो स्पेसिफिक वर्ड्स और वर्ब्स लिखने हैं जो कि इस टॉपिक सेंटेंस में दिए गए हैं। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली होता क्या है? टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का ऐसा सेंटेंस होता है जिसे पढ़कर हमें पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में किस टॉपिक पर बात की गई है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 1 हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो है टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। इस एक सेंटेंस को पढ़कर हमें ये पता चल जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में टॉलरेंस के मुतालिक बात की गई है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वर्ड्स और विविड वर्ब्स। तो इस टॉपिक सेंटेंस में जो वर्ड्स और वर्ब्स यूज़ किए गए हैं वो है बियर, पेन, हार्डशिप्स एंड पेशेंस। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जिसका पार्ट ए है डिक्शनरी।
Read me. A dictionary is a book. It tells us correct meanings of word, its spelling, synonyms, antonyms, parts of speech and pronunciation. यहाँ पे 7 वाले बॉक्स में लिखा है यूज़ अ डिक्शनरी टू, यानी कि ये इसे पढ़कर हमें पता चलेगा कि एक डिक्शनरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है। सी द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, एक लफ्ज़ का मीनिंग देखने के लिए। चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, एक लफ्ज़ की स्पेलिंग देखने के लिए। लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ जानने के लिए। ब्रेक द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स, उस लफ्ज़ को सिलेबल्स में तोड़ने के लिए। चेक व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इज़, और ये देखने के लिए कि ये लफ्ज़ पार्ट ऑफ स्पीच में से किस कैटेगरी में है। लर्न प्लूरल ऑफ द नाउन, नाउन के प्लूरल्स को जानने के लिए। लर्न फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, उस वर्ब की फॉर्म को जानने के लिए। लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, उस लफ्ज़ के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानने के लिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू यूज़ ए डिक्शनरी। पॉइंट 1, वी कैन फाइंड अ वर्ड, हम एक लफ्ज़ ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंट्री वर्ड एंड गाइड वर्ड, एंट्री वर्ड और गाइड वर्ड की मदद से, एज शोन इन द गिवन पिक्चर, जैसा कि दी गई तस्वीर में दिखाया गया है। Point number 2, entry words are main words whose meanings have been given. Entry words main words होते हैं जिनके मतलब दिए गए होते हैं। They are arranged alphabetically from A to Z. ये alphabetically A to Z तरतीब से दिए गए होते हैं। Point 3, guide words are found at the top of the page. They save your time. जो गाइड वर्ड्स होते हैं वो पेज के टॉप पर दिए गए होते हैं, जो कि हमारा टाइम बचाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाइड वर्ड्स का एरो काउंटर पर आ रहा है। ये जो काउंटर है ये हमारा गाइड वर्ड है। नेक्स्ट है एंट्री वर्ड, और इसका एरो नीचे काउंटर पर आ रहा है और उसके नीचे बोल्ड किए हुए हैं काउंटर, काउंटर एक्ट, काउंटर अटैक, काउंटर अट्रैक्शन। ये सब जो हैं ये हमारे एंट्री वर्ड हैं जिनके मीनिंग्स बताए गए हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। अब आप नेक्स्ट एरो देखें जहाँ पर जा रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन दी गई है कि इस वर्ड को आप प्रोनाउंस किस तरह करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें, इसका एरो एन पर आ रहा है। एन से मुराद नाउन है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये काउंटर वर्ड जो है वो नाउन है। लास्ट पे है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का एरो एक लाइन पर आ रहा है और ये इस काउंटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने ये दिया गया टेबल है, इसे फिल करना है। तो इसकी स्टेटमेंट है, कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फिल इन द गिवन टेबल, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। आपने एक डिक्शनरी लेनी है और उसमें से आपने इसे फिल करना है, और जो पहला है वो आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर कर दिया गया है। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आप वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेकंड में आप प्रोनाउंसिएशन लिखोगे, और थर्ड वाले में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओगे, और लास्ट वाले में आप मीनिंग्स बताएंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इसका सल्यूशन दे दिया गया है। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, सेकंड वाले में इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख दी गई है, थर्ड वाले में पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लास्ट फोर्थ वाले में इसके मीनिंग्स लिख दिए गए हैं। इसे आप बहुत ही एहतियात से पढ़ और देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार आपके लिए रीडिंग कर देती हूँ। रिफ्यूज, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर है। डिक्लेयरिंग एक वर्ब है और इसका मतलब अनाउंसिंग है। प्रीच एक वर्ब है और इसका मतलब डिलीवर अ सरमन है। ग्रेशियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब पोलाइट है। उसके बाद डिटेरियोरेशन नाउन है और इसका मतलब कोलैप्स है। कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक नाउन है और इसका मतलब डिस्प्यूट है। मेनस ये भी एक नाउन है और इसका मतलब थ्रेट है। नेक्स्ट है पार्ट बी, मल्टी सिलेबल वर्ड्स। रीड मी। मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल। ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। रिमेंबर, अ सिलेबल इज़ ए वर्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वावल साउंड। एमनेस्टी, एमनेस्टी, यानी कि एक सिलेबल में का जो पार्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वावल का साउंड आता है। रीड द फॉलोइंग मल्टी सिलेबल वर्ड्स। ओकेजन, टॉलरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ignorance, forbidden,
deterioration. Read the following words and write them according to the syllabic division. यहाँ पर एक कॉलम में वर्ड्स दिए हुए हैं और सेकंड वाले कॉलम में सिलेबिक डिवीजन करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हेलीकॉप्टर, पपीज़, मार्केट, फोटोग्राफर, पेशेंस एंड एक्सीलेंट के सिलेबल की डिवीजन कर दी है। आप पहले खुद से प्रैक्टिस करें इसे करने की और फिर आप इसके साथ मैच करें। नेक्स्ट पार्ट सी है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी रूट वर्ड के पीछे लगाए जाते हैं कोई एक नया वर्ड बनाने के लिए, जबकि सफिक्सेस ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी रूट वर्ड के आगे लगाए जाते हैं कोई एक नया वर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर रीड मी है। अ प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। यानी कि किसी वर्ड के शुरू में लगाया जाता है एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सेकंड है रीड मी। अ सफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडेड टू द एंडिंग ऑफ ए वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। एक सफिक्स ऐसा लेटर्स का सेट होता है जो कि आखिर पर लगाया जाता है किसी भी वर्ड के एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे पिंक वाले बॉक्स में लिखा हुआ है राइट 10 वर्ड्स ईच हैविंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आपने 10 अल्फाज लिखने हैं जो प्रीफिक्सेस भी हों जिनके, और 10 अल्फाज आपने लिखने हैं जिनके सफिक्सेस हों। तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस की लिस्ट दी गई है। यहाँ पे जो ब्लू में है वो हमारे प्रीफिक्सेस है और जो ग्रीन में है वो हमारा रूट वर्ड है, यानी कि हमारा बेसिक वर्ड है। अनफ्रेंडली, triangle, subdivision, nonsense, invisible, misbehave, midnight, intermediate, understand, return। यहाँ पर अन, ट्राई, सब, नॉन, इन, मिस, मिड, इंटर, अंडर एंड री, ये सब प्रीफिक्सेस हैं। नेक्स्ट हैं सफिक्सेस। यहाँ पर जो ब्लू में लिखा हुआ है वो सफिक्सेस हैं और ग्रीन वाले मेन वर्ड्स हैं। फर्स्ट है वंडरफुल, इंजॉयमेंट, गुडनेस, फ्लॉलेस, रीडिंग, किनशिप, इमोशनल, चाइल्डिश, टीचर, डेकोरेशन। यहाँ पर फुल, मेंट, नेस, लेस, इंक, शिप, अल, डिश, अर एंड शन, ये सब सफिक्सेस हैं जो कि वर्ड्स के लास्ट पर लगाकर न्यू वर्ड बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आखिर पर हमारे 3 से 4 पार्ट्स रह गए हैं जो कि लेंथी हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए वो पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें रोल प्ले, रियल लाइफ इंसिडेंट, नरेटिव राइटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का टॉपिक शामिल होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।